Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the conductor electrostats. साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चालक स्थिर वैद्युत की, यानी इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो गुण हैं उनके बारे में और किसी चालक के लिए। तो देखिएगा, इसको बोलेंगे चालक स्थिर वैद्युत की। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, उसकी शेप साइज कुछ भी हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एट दियर सरफेस, मतलब उसके पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये कोई कंडक्टर है। देखिएगा, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लिया है कंडक्टर पर, सरफेस पर, तो ये ऐसा है। ध्यान रखिएगा, किसी चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। कंडक्टर है, इसके अंदर ये Q की वैल्यू जो है 0 होती है, क्योंकि इसमें जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो सरफेस पर होता है। तो अगर सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ सिग्मा ग्रेटर 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर बाहिर्मुखी होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी और सिग्मा लेस देन 0 होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंडक्टर के इनसाइड अंदर चार्ज 0 होता है और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट बात ये कि कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो उसके सरफेस पर होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसके अंदर पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का मान 0 नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी है, इसको बोलते हैं गुहा, इट मीन्स कैविटी। तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज 0 होगा, ठीक है ना, या डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो भी 0 होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इसके कैविटी के बाहर कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई क्यों ना किया जाए, ये कैविटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से कोई किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। यानी ये कह सकते हैं कि गुहा के बाहर कितनी भी तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र, शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र क्यों ना लगा दिया जाए, परंतु ये बाह्य प्रभावों से, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाह्य प्रभावों से परिरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है, और इसे ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना? सो हियर it is safe from any high order of electrostatic field in the cavity। तो ध्यान रखिएगा, गुहा जो है वो बाह्य प्रबल वैद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से परिरक्षित रहती है, इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो कितनी होगी। तो हमने मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, इसका इतना पोर्शन हमने देखा ये, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकालेंगे, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर मीडियम, और अगर एयर के लिए निकालेंगे तो यही वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसकी सतह पर, चालक के सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी वैल्यू ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, और वायवीय निर्वात के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है ना? तो ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वैद्युत प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वो क्या होगी,
वैद्युत प्रवृत्ति। तो जाई ई बोलते हैं इसको, या स्मॉल e लिख देते हैं, P अपॉन कैपिटल E। ये पर यूनिट वॉल्यूम पर डाइपोल मोमेंट है, ओके, P, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, यानी एकांक आयतन पर वैद्युत ध्रुव, आघूर्ण की मात्रा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। वैद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और ये होता है जाई ई, ठीक है ना। तो इसका यूनिट देखिएगा होता है ये कूलाम मीटर अपॉन मीटर क्यूब, से कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा यूनिट इसका, सॉरी, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा कूलाम अपॉन मीटर इंटू वोल्ट। तो ये ससेप्टिबिलिटी का यूनिट आ जाएगा, वैद्युत प्रवृत्ति का मात्रक आ जाएगा। और इसी से आप चाहें तो इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। जाई ई की कूलाम की होती है 80 मीटर की L, और ये होगी ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1, L क्यूब ऊपर जाएगा माइनस 3, T क्यूब ऊपर आया T पावर 4 हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ससेप्टिबिलिटी यानी वैद्युत प्रवृत्ति का मात्रक भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी चालक के लिए धारिता, कैपेसिटेंस, धारिता, और धारिता यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड की जाएगी। चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस के लिए डिस्कस करते हैं कि चालक की धारिता क्या होगी, और यही दो चालकों के कॉम्बिनेशन से फिर संधारित्र बनेगा, कैपेसिटर। तो सबसे पहले चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, चालक है, ठीक है ना। इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो इसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो हम वैसे भी कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर का मतलब है टू होल्ड द चार्ज, यानी आवेश को मतलब अपने अंदर निहित करने की पावर, क्षमता, यही चालक की धारिता होती है। ओके, तो कह सकते हैं हम द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटर से ऑफ द कंडक्टर। ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर यानी चालक की धारिता है। तो देखते हैं कि जो आवेश दिया जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी चार्ज के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, आवेश के अनुपात में इसमें वैद्युत विभव भी बढ़ेगा। यानी अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं, आवेश में वृद्धि करते हैं, तो उसके विभव में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विभव पोटेंशियल है। पोटेंशियल यानी कैपेसिटी है। जब हम बोलते हैं खुद के लिए, किसी के लिए कि यू कैन डू इट, जस्ट यू हैव सम पोटेंशियल, मीन्स आपके अंदर पावर है, ऊर्जा है, क्षमता है, आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो पोटेंशियल ही है। और चार्ज भी एनर्जी का ही फॉर्म होगा। तो Q प्रोपोर्शनल V, तो Q इक्वल्स टू CV। C कांस्टेंट है, नियतांक, और इसी को बोलते हैं धारिता या कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो इससे हम C इक्वल्स टू Q अपॉन V निकाल लेंगे। तो ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ
गिवन चार्ज एंड प्रोड्यूस पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। देखते हैं कि C इक्वल टू Q अपॉन V, इससे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट या इसी को फैराड बोलते हैं, और F से डिनोट करते हैं 1 माइक्रो फैराड 10 पावर माइनस 6 फैराड या पिको फैराड में 10 पावर माइनस 12 फैराड। ज़्यादातर माइक्रो फैराड का यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी से इसका विमा क्या होगी, तो चार्ज की होती है AT और V की mL² माइनस 3A माइनस 1, तो m माइनस 1 L माइनस 2 T पावर 4 एंड A², ये इस चालक की धारिता की विमा आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी। विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखते हैं कि ये कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मीनिंग यही है कि इस पे जो भी चार्ज गिवन किया गया है इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी जो भी आवेश दिया गया है इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया है। तो ये r त्रिज्या का आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 4πε0 Q अपॉन V, और Q अपॉन V को क्या लिख सकते हैं हम C, तो C इक्वल टू ये आ जाएगा 4πε0 इंटू R, और ये वायु में आया है इसलिए हम इसको C0 भी लिख देते हैं, एयर कैपेसिटेंस। तो अगर किसी मीडियम में निकालें, फॉर मीडियम किसी अन्य माध्यम में, तो C मीडियम आ जाएगा 4πε0 K इंटू R। जहाँ 1/4πε0 यूज हो रहा था वहाँ 1/4πε0 K उपयोग होगा, तो ये आ जाएगा 4πε0 R इंटू K C मीडियम, तो C मीडियम C0 K लिख सकते हैं। देखिएगा अगर हमें जिस माध्यम में धारिता निकालनी है, वायु में अगर पता है तो उस माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे तो उसमें भी धारिता आ जाएगी। तो ये C मीडियम होगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया गया कि वायु में धारिता, ठीक है, किसी चालक की वायु में धारिता 10 माइक्रोफैरड है एयर में, तो पानी में क्या होगी, तो C वाटर इक्वल टू C0 K, यानी 10 इंटू 81, क्योंकि K की वैल्यू पानी के लिए कितनी होती है 81, तो 810 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो ये आ जाएगा उस माध्यम में जिस माध्यम में हम धारिता ज्ञात करना चाहते थे, ठीक है।